के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम बेसिकली ये कहते हैं कि अगर मान लो कि मुझे इस मार्कर का पोजीशन बताना हो, तो इस मार्कर का पोजीशन आप बता सकते हो? नहीं, जब तक कि हम ये ना बोल दें कि किसके रिस्पेक्ट में, मतलब एक रेफरेंस क्या है। तो जनरली हम रेफरेंस जो लेते हैं वो किसको ले रहे होते हैं? ऑरिजिन को। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही किसी के हम कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख रहे होते हैं। तो मान लो कि कोई पॉइंट है स्पेस में, मान लेते हैं ये P, और इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई कॉमा जेड। और ये जो आपके ऑरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट है 0,0,0। ठीक है। पोजीशन वेक्टर बताने का तरीका है कि आप किसका पोजीशन वेक्टर बताना चाहते हो? P का। किसके रेफरेंस में? O के रेफरेंस में। यानी कि हम करते क्या हैं कि P से O को लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं, और जिसका पोजीशन वेक्टर चाहिए वहां पर हम वेक्टर का हेड लगा देते हैं। देख के, जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे चाहिए उसके ऊपर वहां पर हम क्या लगा देते हैं? हेड लगा देते हैं। और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वहां वेक्टर का हमें क्या रखना है? टेल रखना है। राइट। और जब भी आप पोजीशन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें तो उस पोजीशन वेक्टर को हम जनरली आर वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? आर वेक्टर्स। तो आर वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और अगर आप देखो कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, ओपी वेक्टर। आप समझ रहे हो, मैंने पीओ नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? ओपी लिखा है। यानी कि ये क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो जब आप एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहे होंगे तो आई कैप लगेगा, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करने पर जे कैप लगेगा, जेड कोऑर्डिनेट को माइनस करने पर के कैप लगेगा। यानी कि एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप। अब इसी ओपी वेक्टर को नाम दे दिया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। तो ये आपके पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी।
देखो, ए बी वैक्टर या बी ए वैक्टर? बी ए वैक्टर। किसका पोजीशन चाहिए? पोजीशन वेक्टर ए का। तो ए के कोऑर्डिनेट में से बी का कोऑर्डिनेट माइनस होगा, यानी कि 1 - 0 आई कैप प्लस -2 -1 जे कैप प्लस 3 -(-1) के कैप। सही है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी ए वैक्टर आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसा आ जाएगा। सिक्स। देखो आप, पी क्यू वैक्टर का मतलब क्या हुआ? किसका पोजीशन वेक्टर? क्यू का। क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू पी, जो सामने रहता है कहने मतलब उसी का पोजीशन वेक्टर मैं निकाल रहा हूँ, है ना। यानी कि पी क्यू वैक्टर, यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट को माइनस करिए, यानी कि 2 - 1 आई कैप प्लस -1 -0 जे कैप प्लस 1 +++1 के कैप। क्या आ जाएगा पी क्यू वैक्टर यहाँ से? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब पी क्यू वैक्टर का मॉड चाहिए होगा आपको, कितना ये? √6। सही ना। नेक्स्ट हेडिंग डालें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान के चलो कि ये कोई ट्रैक है,
ये कोई ट्रैक है जिसके ऊपर पार्टिकल चल रहा है, मतलब कोई भी कर्वीलिनियर ट्रैक। मान के मैं ये चलता हूँ कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो यहाँ पर है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 y1 z1 है, ठीक है। मान लो कि कुछ समय के बाद ये पार्टिकल चला और यहाँ कहीं पहुँच गया t इक्वल्स टू t पर, और इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2, ठीक है। एक्चुअल पाथ जो है इसके चलने का वो कौन सा है, ये वाला, ठीक। अब आप ये बोल दो कि t इक्वल्स टू 0 पर इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r इनिशियल है, t इक्वल्स टू t पर इसका पोजीशन वेक्टर r फाइनल है, ये r इनिशियल और ये वाला आपका r फाइनल। t इक्वल्स टू 0 हमेशा मेरे लिए क्या रहता है, इनिशियल सिचुएशन, यानी कि टाइम वहाँ पर 0 होता है। मतलब इनिशियल, जब भी इनिशियल बोला जाए कहने मतलब t इक्वल्स टू 0 से मैं देख रहा हूँ उसको। अब एक बात सोचो, t इक्वल्स टू t पर तो ये यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये मेरे लिए फाइनल है। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट सेपरेशन होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो शॉर्टेस्ट सेपरेशन अगर देखोगे तो पार्टिकल तो एक्चुअली चला है इधर, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल पर पेन रखेंगे और फाइनल पर जाके उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है। अब यहाँ से ज़रा देखो, ये आ गया तुम्हारा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। क्या रिलेशन है इन तीनों में, पहले आप तो ये बता लो कि यहाँ r इनिशियल वेक्टर कितना है, r इनिशियल कितना है। अरे ये वाला पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, जैसे यहाँ पर निकाला है आपने, x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 जे कैप प्लस z1 माइनस 0 के कैप। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब में आई कैप जे कैप के कैप लगा दो। फिर r फाइनल का क्या हो जाएगा, r फाइनल x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सही है। क्या इस तीनों वेक्टर में कुछ रिलेशन है क्या, क्या इस तीनों वेक्टर में कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्या r इनिशियल के हेड पर s वेक्टर का टेल पड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों आपस में ऐड होगा और तीसरे के बराबर हो जाएगा जाके, क्योंकि साइक्लिक तो नहीं है ना कि सबको जोड़ के मैं 0 कर दूं, साइक्लिक तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये पता चला कि r इनिशियल वेक्टर प्लस s वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा, r फाइनल के बराबर हो जाएगा। सही। तो यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा वो होगा r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। और इसी को हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। r फाइनल माइनस r इनिशियल क्या है, पोजीशन वेक्टर में चेंज है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कह लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है तुम्हारा वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, कहने का मतलब अगर यहाँ देखो आप बहुत ध्यान से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है अगर मान लो कि डायरेक्ट मुझे कोऑर्डिनेट्स पता हो, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स मुझे अगर पता हो तो मैं डायरेक्ट भी वहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मान लो कि बोला गया है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का ये है, लिखा हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है वो लिखा हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा अगर पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है तो। मान लीजिए
अगर आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ही पता हो, यानी कि इनिशियल कोऑर्डिनेट पता हो, फाइनल कोऑर्डिनेट पता हो, कोई सा भी, कुछ भी हो सकता है इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अभी आपने देखा चेंज इन पोजीशन वेक्टर करने पर क्या हुआ, x2 माइनस एक्स वन, कहने का मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बस यही याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर कोऑर्डिनेट सिर्फ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकालोगे, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, यानी कि x2 माइनस एक्स वन। लेकिन जब भी कोऑर्डिनेट को हम माइनस करेंगे तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? आप देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सीधा साधारण, जैसे आप बोलते हो ना कि शॉर्टेज सेपरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, उससे आप सवाल को थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। वो तो बच्चों वाला डेफिनेशन है जो आपने नाइन्थ में याद करा है, सही, उससे आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको या तो ये मेथड लगाना पड़ेगा, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, या फिर जो आपने कल कंपोनेंट मेथड सीखा है रिजल्टेंट निकालने के, यानी कि मान लो कि कोई मतलब बॉडी मूव करना शुरू किया, वो कभी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, फिर कभी साउथ वेस्ट में चला गया, फिर कभी किधर, फिर कभी किधर, तो आप ना मतलब जब उसके स्ट्रक्चर को बनाओगे, अगर शॉर्टेज सेपरेशन से करने जाओगे आप उलझ जाओगे, नहीं कर पाओगे, 100% ये गारंटेड है। समझ रहे हो? तो वहाँ पर मुझे क्या काम आता है, वेक्टर कंपोनेंट्स काम आता है रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो वही रिजल्टेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आगे सवाल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे हालांकि पीछे भी हमने बता रखा है ये चीज़। मान लो कि पार्टिकल इस पाथ के अलोंग चलता है, ये आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ होगा और यहाँ पर आपका फाइनल कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बनाने का क्या तरीका है, इनिशियल पर पेन रखो, फाइनल को लाइन ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इधर से इधर की तरफ। तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। समझ गए बातों को?
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे हो सकते हैं, और एक राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपके, जीरो हो जाते हैं। यानी कि वन राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से तुम अपना मोशन स्टार्ट किए वापस से तुम उसी पोजीशन पर आ गए, तो कहने का मतलब राउंड ट्रिप हो गया वो। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस किसको कहते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। Distance is always positive. Distance is always positive. जैसे आपको मैं अगर यहाँ पर एक सिंपल सा ये बताऊँ, मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है t इक्वल्स टू 0, और ये फाइनल पॉइंट t इक्वल्स टू t, और पार्टिकल इस पाथ के अलोंग चल रहा है, और मैं इसका रेडियस कितना मान के चलता हूँ इस सेमी सर्कल का, r। रेडियस कितना मान के चलता हूँ, r। तो यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस कहोगे, यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस कहोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या ये इस पाथ के अलोंग चल रहा है, तो आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा, और ये लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये सेमी सर्कल है इसलिए ये लेंथ पता है। अगर मान लो कि मैं ये ना बोलता कि ये सेमी सर्कल नहीं है, तो फिर आप ये लेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाते। सही है ना? तो ये सेमी सर्कल है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इसका पाई आर के बराबर। ठीक है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लेता, तो कितना हो जाता डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्या ये सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ता, यहाँ से इसको लाइन ज्वाइन करना पड़ता, लाइन ज्वाइन करके आप इस लाइन ज्वाइन का लेंथ देख लेते इस लाइन का, तो इस लाइन का लेंथ कितना होगा, डायमीटर के बराबर, डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r के बराबर, है ना? तो ये आ गया 2r। तो बस यही बेसिक एक डिफरेंस है किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और ये बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। हालांकि ये चीज़ पता ही है आपको। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिस्टेंस को दिखाने के लिए। ठीक, चलो सवाल लिखना शुरू करो। लिख चुके?
टाइम। √2 और डिस्टेंस, डिस्टेंस 20। और लोग बताएं। जरा देखना, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोला हुआ है कि 10 मीटर जो है ये पहले किधर की तरफ चलता है, ईस्ट में चलता है। फिर उसके बाद 10 मीटर किधर की तरफ चलता है, नॉर्थ में चलता है। फिर 10 मीटर किधर की तरफ चलता है, वर्टिकली अपवर्ड। तो मान लो कि यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड ये कितना मीटर चल लिया, 10 मीटर। तो 10 मीटर ऐसे गया, 10 मीटर ऐसे गया, फिर 10 मीटर ऐसे निकला है। अब अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको करोगे तो यहाँ से आपको ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन दिखेगी, और थोड़ा इमेजिनेशन करना भी दिक्कत है और ये वो सेपरेशन निकालना भी मुश्किल है। सिंपल आपको करना क्या है, ऐसे केस में जब ये रैंडमली ऐसे मूव करे, इधर जाए उधर जाए उधर जाए, तो आप सबसे पहले ये पता करो कि क्या मेरे लिए कोऑर्डिनेट निकालना आसान है या नहीं, मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन बोला हुआ है, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट तो तुम्हें मिल चुका है ना, 0,0। और फाइनली जब ये जाएगा तो 10 मीटर ईस्ट में जाना मतलब 10 मीटर एक्स में चलना, 10 मीटर नॉर्थ में जाना मतलब 10 मीटर वाई में चलना, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड आना यानी कि 10 मीटर जेड में चलना। यानी कि इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 10,10,10। सही है। और आपको पहले ही पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो 10 माइनस 0 आई कैप प्लस 10 माइनस 0 जे कैप प्लस 10 माइनस 0 के कैप। तो यहाँ से 10 कॉमन निकल गया, क्या बच गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से देखो जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आ गया, 10√3 मीटर। सही है ना। डिस्टेंस में तो कोई चक्कर ही नहीं है, डिस्टेंस आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जितना जितना चला है बस ऐड करते जाओ, स्केलर क्वांटिटी है, नो नीड टू डिफाइन द डायरेक्शन। तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो गया, 30 मीटर। सही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया और डिस्टेंस भी निकल गया।
एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बोलेंगे किसी का आया हो तो। डायग्राम चलाओ ना, ऑरिजिन से सबको चलाओ। नहीं, ऐसे थोड़ी बनेगा। सही कर रहे हो, कंपोनेंट निकालो। क्या बोल रहे हो? आ सकता है कैलकुलेशन, कुछ भी आ सकता है। समझिएगा। अब एक बात सोचो कि जब ये पार्टिकल चला है तो ऐसे में मेरे लिए कोऑर्डिनेट निकालना भी मुश्किल है। समझ रहे हो बातों को? जैसे इसमें तो आइडेंटिफाई करना आसान था कि मतलब हाँ 10 मीटर ईस्ट में चला, 10 मीटर नॉर्थ में चला, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड चला, तो आसान था कोऑर्डिनेट निकालना। यहाँ कोऑर्डिनेट निकालना भी आसान नहीं है। तो ऐसे सवालों में आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए? तो आप सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। और बात को याद रखिएगा कि जब भी पार्टिकल को चलाना है तो आपको सबको ऑरिजिन से ही चलाने हैं। कहाँ से चलाने हैं? ऑरिजिन से। तो जरा देखो, मैन वॉक्स 20 किलोमीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि उल्टा पढ़ेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री? 37। ईस्ट कौन सा है? ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री। तो ये हमने बना लिया। कितना है ये? 20 मीटर। और ये कितना? 37 डिग्री। सही है, बन गया ये। फिर उसके बाद बोला है 5√2 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब क्या? वेस्ट किधर है? इधर है। नॉर्थ किधर है? इधर है। और ये 5√2 यानी कि सीधा सीधा ये 45 डिग्री एंगल पर जाएगा। कितना एंगल पर जाएगा? 45। तो ये 5√2 मीटर। और कितना एंगल? कहीं से भी ले लो। तो बोला हुआ है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 45 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। बोला हुआ है ना वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कुछ नहीं बोला है तो वो 45 डिग्री है। अगर ऐसा बोलता जैसे इसमें बोला हुआ है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मैंने 45 पे तो नहीं बनाया, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि 37 डिग्री है ना, तो वो मैंने बना दिया। फाइनली 2 मीटर ड्यू साउथ, तो साउथ की तरफ चलेगा 2 मीटर, तो 2 मीटर इधर की तरफ चला दो। सही है, बस इतना जब कर दिए तो कल हमने आपको बताया था कि ऐसे रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट कैसे निकाले थे तुम? सबके एक्स कंपोनेंट निकाल दिए, वाई कंपोनेंट निकाल दिए, एक्स को एक साथ लिख दिए, वाई को एक साथ लिख दिए, फिर एक्स में आई कैप लगा दिए, वाई में जे कैप लगा दिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, है ना। लेकिन हालांकि मैंने सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अभी जरा देखना,
कि मैंने क्या कर लिया, समेशन ऑफ x निकाला, देन समेशन ऑफ y निकाला। क्या ऐसा कोई है जो पहले से ही x में पड़ा हुआ है? नहीं। ऐसा कोई है जो पहले से ही y में पड़ा हुआ है? कौन? 2 मीटर किधर की तरफ? नेगेटिव y में, तो यहाँ पर जाके -2 लिखना। ये सब चीज़ याद रखने वाला है कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, किसको किधर लिखना है। फिर आप इसको ब्रेक करो तो 20 के एक कंपोनेंट आ गया 20 cos 37 पॉजिटिव में, तो यहाँ लिख दो। और एक कंपोनेंट आएगा 20 sin 37 पॉजिटिव में, तो यहाँ लिख दो। हो गया इसका काम। अब इसका काम करो 5√2 का। तो 5√2 का ये वाला कंपोनेंट कितना y में जा रहा है, कितना 5√2 cos 45, ओके। और ये वाला कंपोनेंट किधर आ रहा है? नेगेटिव x में आ रहा है, कितना -5√2 sin 45। क्लियर है? तो 20 cos 37 कितना होता है? 4/5 -5√2 sin 45 कितना होता है? 1/√2। कितना आ गया ये? √2 खत्म, 5 5 4 × 20 16 16 - 5 11 मीटर। सही है? इसको कैलकुलेट करके बता दो एक बार जरा, कितना आ रहा है ये? sin 37 3/5 यानी कि 12 12 - 2 10 और 10 + 5 कितना 15, तो ये आ गया 15 मीटर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते कैसे हैं? तो x में आप क्या लगा दो? आई कैप लगा दो। y में क्या लगा दो? j कैप लगा दो। हो गया। तो यहां से आपका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। कितना? (11 i कैप + 15 j कैप। क्लियर है? मैंने तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आपको इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और डायरेक्शन बताने के लिए आप करोगे क्या? XY एक्सिस सेलेक्ट कर लो और अब देखो 11i + 15j किस क्वाड्रेंट में ये फॉल करेगा? फर्स्ट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो ये कर लिया आपने। अब देखो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके x कंपोनेंट कितना यूनिट चलेगा? 11। और इसका y कंपोनेंट कितना यूनिट चलेगा? 15। आप मान लो कि इसी एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहते हो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे अगर तो यहाँ आप बोल दो थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 15/11। सही है? तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? tan इनवर्स 15/11। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अभी मॉड निकाल लूँ तो मॉड कितने के बराबर आ जाएगा? 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सही है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना बोल लूँगा मैं? ये कैलकुलेट करके कोई बताओगे? 121 225 ना, 6 4 3 √346 मीटर आएगा ना। अब डायरेक्शन में क्या बोलूँगा? tan इनवर्स 15/11 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कौन सा ये? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे मैंने बोला? ईस्ट के साथ मैंने एंगल निकाला है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, ठीक है ना? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये कंप्लीट आंसर है डिस्प्लेसमेंट का। और जब भी देगा ना ऑप्शन, वो ऐसे देगा ही नहीं, जब भी देगा तो इसी तरीके से देगा। वो मॉड भी देगा आपको निकाल के और एंगल भी बता के रखेगा, और आपको अब देखना है कि कौन सा एंगल मेरे लिए सही है, कौन सा मैग्नीट्यूड मेरे लिए सही है। ओके, डिस्टेंस बता दो। डिस्टेंस तो आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कितना मीटर चला? 20 मीटर प्लस 5√2 मीटर प्लस 2 मीटर। अब बाकी कैलकुलेशन है तुम्हारा, तो 22 प्लस 5 इंटू 1.414, तो S इक्वल्स टू कितना? 29 मीटर अप्रॉक्स।
सही है, तो डिस्टेंस भी निकल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। ये सब निकालना आना चाहिए आपको, क्योंकि कहाँ काम आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो काम आ ही रहा है। फिर आपको रैनमैन करोगे, उसमें भी आपको काम आ जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे, उसमें भी काम आ जाएगा, और बहुत जगह काम आता है, तो याद रखेंगे। एक और ऐसा करवा दें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कर लीजिए, लिखो। A man moves 10 meter in a direction. Man moves 10 meter in a direction 37 degree east of north. East of north. Then southeast direction. And finally, (20 meter in a direction 53 degrees south of west. South of west. If the magnitude of resultant displacement of man is √1530 divided by n, the value of n is, बताएंगे जरा। जैसे पिछले क्वेश्चन में ऑरिजिन से चलाया है सबको, उसी तरीके से ऑरिजिन से चलाइए।
किसी का आया हो तो बोलेंगे। फ्री नहीं। देखो सारा डायग्राम सही बना रखा है हमने। एक्स वाई कंपोनेंट लिखना शुरू करो। एक्स में कोई ऐसा है जो पहले से ही है? नहीं, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो कहाँ से शुरू करें? चलो यहीं से शुरू करते हैं। इसको आप तोड़ो। तो 10 का एक कंपोनेंट आएगा 10 कॉस 37, किधर की तरफ? पॉजिटिव वाई में, तो पॉजिटिव वाई में जाके लिखा 10 कॉस 37। और एक आएगा 10 साइन 37 पॉजिटिव एक्स में, तो उसको लिख दिया पॉजिटिव एक्स में जाके 10 साइन 37। इसका काम हो गया। अब 5√2 को तोड़ो। तो 5√2 को तोड़ा तो 5√2 कॉस 45 पॉजिटिव एक्स में, 5√2 साइन 45 नेगेटिव एक्स में, सॉरी नेगेटिव वाई में, तो -5√2 साइन 45। सही है। अब क्या? अब इसको तोड़ो। 20 मीटर का इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा ना, 20 कॉस 53, किधर की तरफ आ रहा है? नेगेटिव एक्स में, यानी कि 20 कॉस 53। और एक आएगा नेगेटिव वाई में, कितना? -20 साइन 53। सही। बस सबका काम हमने कर लिया। अब कैलकुलेट करो इसको। 10 इंटू साइन 37 कितना? 3/5 प्लस 5√2 कॉस 45 कितना? 1/√2 -20 कॉस 53 कितना? 3/5। कितना आ रहा है ये? 5 2 जा 10, 6, 6 + 5 11, 11 -12 -1, -1 ही आ रहा था ना। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करो। 10 कॉस 37, 10 इंटू 4/5 -5√2 साइन 45 -20 साइन 53 4/5, 8 -5 3, 3 -16, तो -13। कैलकुलेशन चेक करो एक बार। सही है। अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पहले लिख लो, समेशन ऑफ एक्स आई कैप, समेशन ऑफ वाई जे कैप, यानी कि यहाँ क्या रहेगा? -13 जे कैप। मॉड निकाल लो। कितना जाएगा ये? 170 √170। अब बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ऐसा गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आना कितना चाहिए? √1530 डिवाइडेड बाय n। तो इसको बराबर कर दो ना, 170 बराबर √1530 डिवाइडेड बाय n। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है n इक्वल्स टू पावर रूट ऑफ 1530 डिवाइडेड बाय 170। 0 0 खत्म हुआ, 79 जा 153, तो n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। बढ़िया। एक अंतिम सवाल करें इस पे। A man walks 2 kilometer due east. A man walks 2 kilometer
ड्यू ईस्ट, 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 5 किलोमीटर 37 डिग्री south of east, and finally unknown displacement. If the final displacement of the man from the starting point is 6 kilometer due east, determine the third displacement. Third displacement. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही बताने हैं आपने। हाँ नहीं नहीं, किलोमीटर में ही आंसर बताइए, किलोमीटर में ही आंसर बताना है। नहीं नहीं नहीं, सेम। फिर ट्राई करो एक बार। हम्म, 3 किलोमीटर नॉर्थ। हाँ भाई, और कोई बोल रहे थे? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है?
फिर चेक करो। थ्री 3 किलोमीटर नॉर्थ। चलो आ जाओ, बोलो। देखते हैं एक बार चला के। सबसे पहले किधर चलाना है, क्या बोला है? मैन वॉक्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से साउथ के तरफ, ईस्ट से साउथ के तरफ कितना? 37 डिग्री। ये चला दिया। इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, डिटरमाइन द थर्ड डिस्प्लेसमेंट। एक अननोन डिस्प्लेसमेंट भी है, तो अननोन डिस्प्लेसमेंट किधर है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो कि फ़िलहाल ये 2 किलोमीटर इधर की तरफ, और ये 37 डिग्री पे कौन चला है, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर। आप पहले एक काम करो, अननोन डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है वो तो मुझे पता नहीं है। पहले इस दोनों से डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल लो, उस डिस्प्लेसमेंट में थर्ड डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो और उसको फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर दो। इसका मतलब यही हुआ। समझ लो बातों को? तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसके एक्स कंपोनेंट निकाले। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जब आप निकालोगे तो क्या ऑलरेडी एक्स में कोई है जो पड़ा हुआ है? हाँ, +2। फिर 5 किलोमीटर का कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे तो 5 cos 37 आएगा, 5 cos 37 आएगा। और एक कंपोनेंट आएगा -5 sin 37, राइट? ये कैलकुलेट होके कितना आ रहा है बताना? cos 37 कितना? 4/5, 5 गया, 4 + 2 यानी कि 6 किलोमीटर। और ये कितना आ रहा है? -3 किलोमीटर। सही है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये डिस्प्लेसमेंट आया है इसको आप मान लो कि एस डैश मान लो। तो एस डैश कितने के बराबर आ जाएगा? 6i कैप -3j कैप किलोमीटर में। क्लियर है? अब बोला गया है क्या कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है मेरा, मान लेते हैं एस वेक्टर, वो किसके बराबर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट प्लस कोई थर्ड डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि उसको मैंने डी वेक्टर मान लिया। थर्ड डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया मैंने? डी वेक्टर। तो एस वेक्टर कितने के बराबर दिया हुआ है? आप देखो, पढ़ो क्वेश्चन में। इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट का मतलब क्या है? 6i कैप बराबर एस डैश वैक्टर आपने कितना निकाला था? 6i कैप -3j कैप प्लस डी वैक्टर। ये अननोन है, ये वाला जो डी आपने माना है वो अननोन डिस्प्लेसमेंट था। तो डी वैक्टर यहाँ से कितने के बराबर आ गया जरा देखो? 6i चला गया, 3j आ जाएगा। और 3j का मतलब क्या है? 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। किधर की तरफ आ जाएगा? नॉर्थ की तरफ ना, नॉर्थ आ जाएगा। या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। कोई समस्या तो पूछ सकते हैं।
यार यही करना ही पड़ेगा, और हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, ऐसे जाना पड़ेगा। और ये सब सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल, ट्रिकी बोल सकते हैं, इसको ट्राई करिएगा एक बार। बताओ। ऑप्शंस आप ही बताना। तुम बताओ तो मैं ऑप्शन लिख दूं। हाँ भाई। 5, 5 + 3, तो 8 बोल दो ना उसको। हाँ, अच्छा पाए। ओके। हाँ, पाई +3 4, 4 ऐसा। 1 रूट। हाँ, √5
2 5 + 3 5 + 3 और कोई बोलना चाहो तो बोल सकते हो। ये तो सही निकाले हो, ये सही है। डिस्टेंस एक बार ध्यान से देखो। हाँ ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। आर को कटवाओ ना, आर कटेगा ना, तो देखो फाइनली क्या बचा। 5 प्लस वो लिखा हुआ है फिर। और किसी का आ रहा हो तो बोलेंगे। चलिए एक नॉन ऑफ द एबव कर देते हैं। देखो एकदम आसान ही है सवाल। यहाँ से चलना ये शुरू करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0। देखिए जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं इसका कोऑर्डिनेट इजीली लिख पाऊंगा तो आप कोऑर्डिनेट से जाएं, सवाल आसान रहेगा आपके लिए। अब देखो कि जब ये यहाँ से यहाँ तक चला है तो OA का लेंथ कितना है, रेडियस है R इसका, तो O से A क्या इसका डायमीटर है, डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 2R। x में अभी चला है सिर्फ 2R, 0,0। अगर मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो सही है। देन उसके बाद ये AB का वैल्यू कितने के बराबर बोला है इसने, डिस्टेंस R अप टू B, यानी कि ये R चल रहा है। R किधर की तरफ चल रहा है, ये Z में चल रहा है, यानी कि अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x में तो पहले ही चल लिया है 2R, y में अभी तक नहीं चला, z में कितना चला है, r चला है। अब फिर बोला हुआ है इसने कि इट मूव्स अलोंग BC पैरेलल टू y एक्सिस थ्रू अ डिस्टेंस 2R, यानी कि 2R किधर की तरफ चल रहा है, y में चल रहा है। तो अब इसका फाइनल कोऑर्डिनेट C का जो होगा वो क्या होगा, 2R, x में पहले ही चला था, अब y में 2R चला है, और z में कितना चला है, r चला है। सही है, बस सवाल खत्म हो गया। इनिशियल ये, फाइनल ये, मिला दो लाइन। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लो कि किसी बच्चे को ये चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि मुझे कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके बनाने होते हैं, तो वो तो ज्योमेट्री लगाता रह जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको फाइंड करना ये चीज़, है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। आपका ये ज्योमेट्रिकल कब तक काम करता है, जब तक 2 डायमेंशनल होता है, तब तक आप किसी ना किसी तरीके से तो निकाल लोगे, लेकिन 3 डायमेंशन में ये काम नहीं करता। तो एस वैक्टर यहाँ से कितने के बराबर आ जाएगा, 2R - 0 I कैप प्लस 2R - 0 J कैप प्लस R - 0 K कैप। अब यहाँ से अगर आप मॉड निकालने जाओगे इसके, तो R को आप कॉमन निकाल लेना, 2I प्लस 2J प्लस K, कितना आ गया, ये R बाहर रहेगा, मॉड कितना 9 ना, 2 2 4 2 8, तो ये कितना आ गया 3R आ गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। सही, डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले तो ये ऐसे चला है, यानी कि सरकमफ्रेंस इसका पाई R, फिर उसके बाद R इधर की तरफ चला है, फिर 2R इधर की तरफ चला है, कितना आ गया ये 5 + 3 × R। अब यहाँ से जरा देखना कि डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, कितने के बराबर हो जाएगा, पाई + 3 × R डिवाइडेड बाय 3R, R खत्म हो जाएगा, तो पाई + 3 डिवाइडेड बाय 3, ये सही आंसर है। सही, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल और भी है इसमें, बाकी सवाल अभी और कुछ है। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस is always equal to 1, is greater than equal to 1, less than equal to 1,
लेस देन 1। यहाँ आपके पास थोड़ा सा जगह है, यहाँ आ जाओ। आपको ये बताना है ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अभी लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। सही है या गलत है? मतलब मैं ऑलवेज के केस में बोल रहा हूँ, क्या होना चाहिए? डिस्प्ले मतलब ऐसे आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, लेस देन इक्वल टू। क्या सही है? अब सही है? सही है? कुछ तो गड़बड़ है, बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मॉड होगा, नहीं तो ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता ना ये। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका न्यूमेरिकल रेशियो जो होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं, आप डिस्टेंस को इधर डिवाइड करोगे ना तो यहाँ 1 बच जाएगा ना, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछता है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से पता ये चलता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो सकता है, ये तब तक बराबर हो सकता है जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट टर्निंग बैक। सही। अगर मान लीजिए ऐसे करके ये चला और वापस से ऐसे घूम गया, तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, ये बात भी याद रखना। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जब ये ऐसे करके यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरे लिए अब ये हो गया ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन देखते हैं। सही ना। तो ये सब याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है। सेम हो जाता है फॉर्चुनेटली जब हम ये कहते हैं कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही चले, टर्न वगैरह ना ले। सही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है। समझ लो बात हो क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस में बोला हुआ ही है। मैं ये भी तो बोल सकता था पाथ लेंथ कवर्ड, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला है पाथ लेंथ कवर्ड, मैंने क्या बोला क्या बोला हुआ है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। क्योंकि आप सोचो कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये मान लो कि तुम्हारा घर और ये तुम्हारा स्कूल, ये रोड बना हुआ है, ठीक है, और बीच में एक तालाब है। सही। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये। और डिस्टेंस कौन सा है? ये। सही। तो आप सोचो क्या डिस्प्लेसमेंट करके तुम स्कूल पहुंच सकते हो क्या? नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि इतना भी पढ़ने के शौकीन तो नहीं है कि तालाब में तैर के जा रहे है कि नहीं है। मतलब जाना होगा तो मुझे ऐसे ही जाना होगा, इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि डिस्टेंस एक्चुअल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी कभी हाइपोथेटिकल हो जाता है। वो बस मतलब कॉपी पे अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो पूरा सही नहीं है। अच्छा, अब एक और भी बताओ चीज़। मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कल में चलना शुरू किया और वो यहाँ से चलना शुरू किया, और वो मान लेते हैं यहाँ से 74 डिग्री कवर किया। कितना डिग्री? 74 डिग्री। और कितने का रेडियस है ये? आर का। और पार्टिकल कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक चला है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना होगा। सोच के बताओ, ऐसे ही लिखना नहीं है, ऐसे ही बताइए क्या कर सकते हो इसमें। क्या करोगे?
आप तब तक सोचो। क्या होगा बताओ। नहीं, थोड़ा मुश्किल टास्क है। जरा देखें, आपको मैं ये दूं तो आप शायद बता पाओगे। अब कितना है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट ना, इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आर है, ये आर है, तो ये कितना आ जाएगा? √2r। सही। लेकिन ये चीज़ कैलकुलेटेबल डायरेक्ट नहीं है, आप नहीं कर सकते ये। समझे ना बातों को? तो मैं यही समझाना चाहता था कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। लिखें, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन अ सर्कुलर आर्क। मान लो कि t=0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, कुछ देर के बाद पार्टिकल घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया? मान लेते हैं यहाँ, और ये हो गया t=t। और पार्टिकल इस पाथ के अलोंग चल रहा है, ठीक है। रेडियस इसका r है। कितना एंगल मूव कर चुका है? थीटा एंगल। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कहाँ से? विद दिस रेफरेंस लाइन, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरा क्या है? रेफरेंस है। आप ये बताओ कि t=0 पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है पार्टिकल का? सर्कल तो हमेशा प्लेनर होता है ना, प्लेनर होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं, जेड कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं है। तो आप बताओ कि t=0 पर इसका क्या कोऑर्डिनेट है? r,0, क्योंकि अभी तो r ही चला है ना ये, तो r,0। और जब ये t=t पर पहुंचा तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट होगा? r,r नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। सही है ना? अगर आप सोच रहे हैं r,r तो वो नहीं है। क्यों? आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो r का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? r cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? r sin थीटा। यानी कि x में ये कितना चला है? r cos थीटा। और y में कितना चला है ये? r sin थीटा। राइट। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट मुझे पता चला तो मैं इतना तो बता ही सकता हूँ ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्या डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए ये है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आप इसको कैलकुलेट करो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, यानी कि r cos थीटा माइनस r i कैप प्लस r sin थीटा माइनस 0 j कैप।
सही है ये? तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हो? कितना हो जाएगा ये? आर को कॉमन निकाल लेना, ओवर रूट ऑफ क्या, कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ आया ना तुम्हें? आर यहाँ से तो कॉमन निकलेगा, आर यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, आर ओवरऑल कॉमन निकल गया, क्या बच गया? कॉस थीटा -1 आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये मैंने लिखा, सिंप्लीफाई करो और बताओ। क्या कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो आर इंटू ओवर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या 1 माइनस कॉस थीटा हमने पहले भी आपको बता रखा है, कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बन के बाहर निकल गया, यानी कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है? 2r साइन थीटा बाई 2। अब ये भी ध्यान रखना है आपने, कभी कभी ये साइन थीटा बाई 2 जब आप निकालोगे तो थीटा बाई 2 इतना मुश्किल आ जाता है कि आप कर नहीं पाएंगे वो चीज़। समझ रहे हो बातों को? तो साइन थीटा बाई 2 का और क्या फॉर्मेट हो सकता है? ये वाला कितना? आपने अभी बोला था ना कि 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसको आप क्या लिख दोगे? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का ओवर रूट। अरे यार, 1 माइनस कॉस थीटा ही आपने बोला है ना अभी, रिवर्स आओ ना आप, कितना आ जाएगा ये? आएगा ना? तो आपको ये वाला वैल्यू पता करके देगा वो कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना है। समझ रहे हो बातों को? कुछ कुछ सवाल ऐसे भी हैं। फिलहाल के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, और जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट आपने याद रखना है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा। आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कवर कर रहा है, यानी कि ये क्या है? आर्क लेंथ। ये क्या है? आर्क लेंथ। तो डिस्टेंस बेसिकली कुछ नहीं होता, वो आर्क लेंथ के बराबर हो जाता है, आर्क लेंथ के बराबर हो जाता है। या आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो क्या हो गया ये? आर्क लेंथ होता कितना है आपको पता है? थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, एल आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना? आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। अब एक चीज का बस ख्याल रखना है कि अगर मान लो कि ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, सेंटर पे कितना डिग्री एंगल सबटेंड करता है? 60 डिग्री। तो आंसर ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस का 60 आर हो जाएगा, नहीं, आपको रेडियन में जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा। थीटा को हमेशा किस में रखना है? रेडियन में, क्योंकि आप यहाँ रखो रेडियन या डिग्री कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये साइन का आर्ग्यूमेंट है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि थीटा किस में होना चाहिए आपका? मस्ट बी इन रेडियन। और यहाँ पर एक बार थीटा के बारे में लिख लेना, जय
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सेवेंटी फोर बाई टू क्या होता है? डिवाइड करो। थ्री बाई फाइव ना। हम्म। हम्म। यार अभी भी तुम लोग मतलब 37 53 में गड़बड़ कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2r साइन थीटा बाई टू। थीटा कितना है? 74 डिग्री डिवाइडेड बाई टू। कितना आ गया ये? 2r साइन 37। और साइन 37 होता है 3/5, नॉट 4/5। मैं भी 4/5 लिख रहा था। 3/5 कितना हो गया ये? 6r/5। डिस्टेंस कितना? r थीटा। अब थीटा आप देखोगे तो 74 डिग्री है, तो 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना? पाई बाई 180। तो 74 डिग्री में कितना हो जाएगा ये? 74 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? पाई बाई 180 से। कट रहा है तो काट लो। कितना? 37 पाई आर बाई 90। सही है। तो यहाँ पर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर हो गया आपका। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्या दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? अब इसलिए अलग अलग लिखा है तो अलग अलग तो होगा ही इनफैक्ट। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या बराबर भी हो सकते हैं न्यूमेरिकली? बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। पहले डिफाइन तो कर लें कि एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज दिखाने का या तो ये तरीका है, या तो इसके ऊपर भी लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं। सही। तो आपको जो प्रेफरेबल हो वो आप लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ।
वी एवरेज, और वेलोसिटी को अगर मैं देख रहा हूँ तो कैसे लिख दूँ वेक्टर लगा के? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो तुम? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इंटरवल, या फिर अगर डिनोशन में आप जाओगे तो एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी आपने कहा था मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब हुआ टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। सही ना? ऐसे भी आप बता सकते हो। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट को, है ना, डेल आर वेक्टर। तो एक चीज़ का पता करो कि क्या एवरेज वेलोसिटी, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? चेंज इन पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों ही हो सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या डिफाइन कर लोगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल। अच्छा एवरेज स्पीड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? एवरेज स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव।
अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो इसमें आप डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सही। अच्छा, क्या ये भी बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड? क्यों? डिस्प्लेसमेंट का मॉड इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल से दोनों तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल क्या देगा, एवरेज स्पीड। तो यही आया ना रिलेशन, लिख लीजिए जल्दी फटाफट। बस, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड यही है। अब क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो क्वेश्चन चाहिए अगले दिन करवाऊंगा, छुट्टी। और हाँ, वेक्टर्स के तो आपके टेस्ट होंगे, वेक्टर्स कवर तो हो गया ना आप? हाँ, वही बता रहा हूँ। तो आज हो गया ट्यूसडे, आप बताओ कब देना चाहते हो? ट्यूसडे। आपका जो फ्राइडे को है, फ्राइडे को क्लास है ना आपका, कितने बजे? डाउट क्लास, आपको नहीं बताया? हाँ, फ्राइडे नहीं बोला आपको मैंने? फ्राइडे 8 बजे। हाँ, ऑब्वियसली यार, शाम को, सुबह कौन 8 बजे उठता है? फ्राइडे 8 PM। किस पर? यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर। ठीक, ये रात के 8 बजे। बाकी टेस्ट तो आपका है वेक्टर के ऊपर, अब उसमें बनाओगे उसमें भी डाउट आएंगे ही आपके, उसका क्या करूँ ये बताओ। इतना दिन में ये कवर तो किए होगे ना कुछ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट? नहीं कवर किए तो ये आपकी गलती है, ठीक है? अगर आप पीछे हैं तो आप अपने गलती की वजह से पीछे हैं। तो टेस्ट में रख देता हूँ आपका। दो तारीख चलेगा? 2 अगस्त। क्या समस्या है कुछ? तो ठीक, उससे पहले आपके, यार, आपको वेक्टर्स भी अब कवर करने हैं। एक बार वो मॉड्यूल निकालो ना।
वेक्टर्स का सीट मिल गया है ना सबको? बेसिक मैथमेटिक्स नहीं लगाने हैं अभी, बेसिक मैथमेटिक्स आराम से लगाइए, क्योंकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स अभी नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है? तो इन टेक्स्ट 4 से लेके इन टेक्स्ट 7 तक ये आपने लगाना है, इन टेक्स्ट 4 से लेके इन टेक्स्ट 7 तक, सही है ना? फिर एक्सरसाइज 1 में आपने वेक्टर्स का पूरा ही लगा लेना है, यानी कि वेक्टर्स डेफिनेशन 44 नंबर से शुरू हो रहा है, 44 से लेके 120 तक, 44 से लेके 120 तक लगभग आपके 120-130 क्वेश्चन के आसपास होंगे इन टेक्स्ट और ये सब मिला के, है ना? 1 से नहीं, 4 से ना, वेक्टर जहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब मेनली आपने वेक्टर्स ही लगाने हैं। और अभी एक्सरसाइज 2 आप छोड़ देना, लेकिन लगाने हैं वो भी, मैं टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम इतना तो लगा लेना है। हाँ, नहीं है? इन टेक्स्ट 4 से लेके 7 तक पहले क्या नहीं मिल रहा है क्या तुम्हारे में? क्या डिफेक्टिव है क्या? फोर, 5, 6, 7 इन टेक्स्ट हो गया। और एक्सरसाइज में मैंने कहाँ से बोला है? एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में 44 से लेके 120 तक, 44 से लेके 120 तक, सही ना? ये लगाइए, बाकी अगले क्लास में बताऊंगा इसका डाउट क्लास कब लगेगा।